एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद उपस्थित हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे बीच में दिल्ली जाना पड़ा था वो अपने डॉक्टर साहब से मिलने के लिए। आइए, विषय पे लेके आता हूँ, बिना समय का नुकसान किए। जैसे कि आप लोग मेरे नियमित दर्शक हैं और जानते हैं कि कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक जन्म कुंडली का पंचांग होता है। अगर जन्म कुंडली का पंचांग बेहतर बन गया, तो फिर ये बात बहुत आवश्यक हो जाती है कि उस कुंडली में बाकी के बैठे जो ग्रह हैं, वो भी काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम देने वाले बन जाते हैं। आइए, विषय पे लेके आता हूँ। ये कुंडली जो मेरे पास आई है, उमरगा महाराष्ट्र से आई है और जन्म होता है जातक का उत्तरायण में। उत्तरायण में जन्मे होने से फाल्गुन माह व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है। उत्तरायण में जन्मे होने का एक बड़ा सकारात्मक और श्रेष्ठ परिणाम ये होता है कि जितने भी शुभ ग्रह हैं, जैसे शुक्र हो गए, जैसे बुध हो गए, जैसे गुरु हो गए, जैसे चंद्रमा हो गए, ये सारे के सारे शुभ ग्रह अब जातक के जीवन में श्रेष्ठता लाने वाले बन जाते हैं। कभी कभी तो यहाँ तक हो जाता है कि ये जातक के जीवन में इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि व्यक्ति को पैसे की कभी कमी नहीं होती, धन धान्य से, और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभावों की वृद्धि होती रहती है। और कहने का अर्थ यहाँ पे एक बात और भी यहाँ जोड़ दी जाए कि अगर जन्म कुंडली में शुभ ग्रह बलवान हो गए, जैसे कि उत्तरायण में शुभ ग्रह सारे बलवान हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के सकारात्मक प्रभावों में भी वृद्धि देखने को मिलती है। वसंत ऋतु जहाँ प्रेम का प्रभाव होता है और गुरुवार को जन्मे हैं, और गुरु की ही ये कुंडली है। देवगुरु बृहस्पति वार के अधिपति हो गए, और वार के अधिपति जो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, वही इनकी कुंडली के लग्नेश भी बनते हैं। हंस योग का निर्माण कर रहे हैं केंद्र में बैठ करके। उन पे शनि की दृष्टि पड़ने से जातक न्यायप्रिय और धार्मिक होगा, और करियर में बड़ा ही उच्च पदस्थ आसीन होता है, ऊंचे पद पे होता है, अपना कारोबार कर सकता है, स्वतंत्र पिता के कारोबार को संभाल सकता है। इस तरीके के काम, मतलब नौकरी से भी धन कमाए, या व्यापार करना चाहे, साइड बिजनेस में अगर कुछ काम करना चाहे नौकरी के साथ, तो वो सभी इनकी कुंडली में बना हुआ है। वार के अधिपति अगर जन्म कुंडली में बलवान हैं, हालांकि उनके ठीक पीछे चंद्रमा और केतु बैठे हैं, जो कभी कभी दशम स्थान के प्रभाव को कमजोरी देंगे और पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन गैप देते हैं, या कई बार व्यक्ति की दिनचर्या को परेशान करने का जिम्मा उठा लेते हैं, मतलब चंद्रमा और केतु के कारण। कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है, इस वजह से व्यक्ति संततिवान होता है, और सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास निरंतरता से धन आता है, मतलब व्यक्ति के जीवन में उसका रूटीन बिल्कुल ठीक है। वहां पे चंद्रमा और केतु में ग्रहण का दोष ऐसे बना नहीं है, क्योंकि बहुत अंतर है काफी दोनों ग्रहों में अंशों का। 18 अंश के केतु हैं, 3 अंश के चंद्रमा बैठे हैं, तो इस वजह से वहां पे कोई भी ऐसा ग्रहण दोष जैसी कोई बात बनेगी नहीं। इस कारण से वहां पे आपको कभी भी ये बात सोच करके डरना नहीं है कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रहण दोष बना हुआ है। आगे बढ़ के बात करेंगे विशाखा नक्षत्र। ये नक्षत्र वैसे वस्तुतः देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, पर यह नेगेटिव नक्षत्रों में से एक माना गया है, नकारात्मक नक्षत्र कहा गया है। दूसरी बात है कि इसके जो स्वामी देवता हैं, वो दो दो देवता इसके स्वामित्व को संभालते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र, पर वस्तुतः इसके जो स्वामी देवता हैं वो इंद्र और अग्नि, ये दोनों ही देवता इस नक्षत्र को रेगुलेट करते हैं। और कहने का अर्थ यहाँ ये होगा कि ऐसी अवस्था में कि जातक का जन्म अगर विशाखा नक्षत्र में हुआ है, तो ओम इंद्राग्निभ्याम नमः इस मंत्र का जप जातक को करना चाहिए। और ऐसी अवस्था में कि जब जन्म कुंडली में जातक का जन्म विशाखा नक्षत्र को हो जाए, तो हमें निरंतर यज्ञ, दान, पुण्य, पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। बहुत ज्यादा एडवेंचर करने से बचना चाहिए। एक्सीडेंट, चोट चपेट की घटनाओं से बचने की कोशिश लगातार करनी चाहिए। घुटनों में दर्द न हो, घाव, फोड़ा, फुंसी, बगल में कई बार हाथों में फोड़ा हो जाता है, तो इस तरीके की स्थितियां प्रायः विशाखा नक्षत्र के जातकों को देखने में मिल जाती हैं। विशाखा नक्षत्र व्याघात योग, यहाँ पे स्वास्थ्य में परेशानी और कई बार काम बिगड़ने का एक दुर्गुण सा हो जाता है कि व्यक्ति कई बार अपने हाथों से ही अपना काम भी बिगाड़ देता है। हालांकि आलस्य यहाँ है, और व्यक्ति बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक विचारधाराओं से युक्त भी होता है। व्याघात योग, बौकर्ण, ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण, इसको मैं आपको जरा सा समझाना चाहता हूँ। चंद्रमा तो यहाँ आपकी कुंडली में
शुक्ल पक्ष के नहीं है, पर फिर भी कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है और सुबह 9:20 का जन्म है। इसका अर्थ होगा, शास्त्रकार लिखते हैं कि अगर जन्म कृष्ण पक्ष का हुआ हो और दिन में हुआ हो, सूर्योदय के बाद, रात्रि से पहले, सूर्यास्त के पहले हुआ हो, तो ऐसा कृष्ण पक्ष का जन्म शुभ लक्षणों से युक्त होता है और शुभता देने वाला होता है। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति में ब्राह्मणों सा गुण होता है। कई बार वो सफाई पसंद होता है, बहुत सलीके से जीवन जीता है, जियो और जीने दो के सिद्धांत को फॉलो करता है। इतना ही नहीं, वो ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण ब्राह्मणों का आदर करे, उनकी दिनचर्या को फॉलो करे, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करे, गहरे विषयों पे रुचि रखे, धर्मशास्त्र को समझने की ताकत और बुद्धि होती है। धर्मशास्त्र पुराने पुराने विषय जो होते हैं उसको समझने की बड़ी व्यक्ति की उत्कंठा होती है। यहाँ पे एक बात और भी होगा, राक्षस गण के कारण व्यक्ति कई बार ईर्ष्यालु भी है, द्वेष, छल भी है, कपट भी है, मोह भी है, मात्सर्य भी है, आलस्य भी है, प्रमाद भी है, कुंठा भी है, महत्वाकांक्षा भी है और कठोरता भी है, बर्बरता भी होगी, हिंसा वित्त प्रवृत्ति भी कई बार हो जाती है। तो ये राक्षस गण के कारण होता है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि यहाँ हमें ब्राह्मण वर्ण मिला है, इस वजह से हमारे दाम्पत्य में किसी भी प्रकार की परेशानी हमें अपने कारण से नहीं लाना चाहिए। राक्षस गण के कारण हमें यहाँ पे इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे कारण कभी भी किसी को कोई तकलीफ ना हो, हम किसी के कष्टों के कारक न बने और सदैव भगवान में विश्वास करते हुए उनके ही बनाए गए नियमों पे अपने जीवन को चलाएं। कोशिश यही करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये प्रवृत्ति बड़ी ही कमजोर हो जाती है राक्षस गण वालों की। गंदा रहना, गलत काम करना, निंदित लोगों से मैत्री करना, संभाषण करना गलत लोगों से, और कई बार किसी नशे के चपेट में आ जाना या ऐसी चीजें, ऋण लेकर के घी पीना, तो इस तरीके का जो काम होता है ये राक्षस गण के कारण भी देखने को मिल जाता है। ये मैंने इतना आपको आपकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराया। अब आपसे मैं चर्चा करता हूँ लग्न कुंडली पे। लग्न कुंडली बनी है मीन की, नवमांश बना है मीन का, और ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली हो जाएगी। वर्गोत्तम का अर्थ है कि ये लग्न चक्र के लग्न में जो राशि बनी है, ये लग्न है पूरब दिशा, ये है पश्चिम दिशा, ये 9 नवंबर जहां लिखा हुआ देख रहे हैं ये दक्षिण दिशा है और ये उत्तर दिशा है। तो जन्म का समय सुबह 9 बजे का है, 9:20 का है, यानी कि आपके जन्म के समय पे पूरब दिशा में मीन राशि का उदय हो रहा था और सूर्य आपकी कुंडली में उस माह में कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। उसी समय अगर बात करते हैं तो उस वर्ष देवगुरु बृहस्पति आपकी अपनी राशि, मतलब मूल त्रिकोण राशि, देवगुरु बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे थे। जब जातक का जन्म हुआ तब शनि और मंगल एक साथ, जहां उच्च के शनि अपने तुला राशि के मंगल के साथ बैठे थे। मंगल तुला राशि में व्यापारिक दृष्टिकोण देते हैं, जबकि उच्च के शनि व्यक्ति में धार्मिकता देंगे। चंद्रमा और केतु उस दिन अगर बात करते हैं तो चंद्रमा वृश्चिक राशि का निर्माण कर रहे थे और भाव के अधिपति जो मंगल है वो अष्टम भाव में जाकर के व्यक्ति को लंबी आयु के साथ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी देते हैं। जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय मकर राशि के शुक्र और बुध गोचर कर रहे थे और सूर्यदेव कुंभ राशि में थे। शुक्र और बुध का जन्म के समय पे एकादशवें भाव में बैठना और पंचम भाव पे देखना व्यक्ति को बुद्धिमान, प्रेम देने वाला, बड़े ही अच्छे स्वभावों वाला, स्वाभाविक सहिष्णु और धर्म में विश्वास करने वाला बना देता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति अपने जीवन में समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला भी होता है। इसका अर्थ होगा कि कुंडली में अगर जिस ग्रह को जहां बैठना चाहिए था, अगर उस आधार पे बात करते हैं तो लग्न के अधिपति को यहां बैठना चाहिए था या यहां या यहां, या तो केंद्र के किसी भी भाव में, लेकिन यहां नहीं बैठना चाहिए था। लेकिन यहां नहीं बैठे हैं, दशम स्थान में बैठना चाहिए था, वो दशम स्थान में बैठे हैं। इस वजह से जातक के जीवन में, और चूंकि चंद्रमा कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के हैं तो शुभग्रह होंगे, और शुभग्रह के चंद्रमा होने के बावजूद नवम भाव में भले नीच के हुए हों पर फिर भी वो जातक के जीवन में हंस योग का संपूर्ण परिणाम देने वाले ग्रह के रूप में प्रभाषित होंगे। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में पापक हो जाते तो यह हंस योग भी कमजोर पड़ जाता, लेकिन चूंकि यहाँ चंद्रमा भले नीच के हैं लेकिन पापक ग्रह नहीं बने हैं और केंद्र में गुरु बैठे हैं, उनके ठीक आगे शुक्र और बुध जैसे दो ग्रह इनका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और इनके ठीक पीछे चंद्रमा बैठ करके पंचम भाव के स्वामी होकर के नवम में बैठ करके कहीं ना कहीं व्यक्ति को चिरंतन सुख देने वाला, धार्मिक, श्रेष्ठ, गतिमान और मर्मज्ञ बना देते हैं। यहाँ हंस योग का संपूर्ण परिणाम जातक के जीवन में धन, धान्य, सुख,
परिवार, सामाजिकता, राजनीति, व्यापार, स्वतंत्र कारोबार, इतना ही नहीं पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना, नौकरी, पदस्थ अधिकारी, श्रेष्ठ वाणी और मजबूत इच्छा शक्ति वाला बना देते हैं। वहीं पे अगर ये मीन लग्न की कुंडली यहां भी नहीं बनती तो ये कुंडली परेशान हो जाती, क्योंकि ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है। और मैं ऐसा 1,00,000% ये दावे से कह सकता हूं कि वर्गोत्तम लग्न की कुंडली कभी भी कमजोर नहीं होती है। वहां पे ग्रह अगर थोड़े बहुत ढूल मूल भी होते हो, कमजोर होते हों, तो भी कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं देते और निस्संदेह जातक के जीवन में सफलता के कई नए पेज जोड़ने वाले भी हो जाते हैं। वर्गोत्तम लग्न के बारे में आचार्य वराहमिहिर ने भी यही बात कही है। 4 सिद्धांत मैंने लिखे थे, आप लोगों ने वो कार्यक्रम नहीं देखा होगा तो जाकर के देखिएगा, जिसका थंबनेल है आचार्य वराहमिहिर के ये 4 सिद्धांत, जिसमें पहला सिद्धांत कि लग्न वर्गोत्तम हो या चंद्रमा वर्गोत्तम हो, केंद्र में ग्रह सारे के सारे बैठे हों, और इतना ही नहीं कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रह बनते हों, और जन्म कुंडली का कारक ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र में बैठा हो। यहाँ पे जन्म कुंडली का कारक ग्रह होता है देवगुरु बृहस्पति लग्नेश केंद्र में, पंचम भाव पे 2 शुभ ग्रह की दृष्टि, पंचमेश इस भाव के अधिपति होकर के त्रित्रिकोण भाव में बैठे हैं। हालांकि इस कुंडली में जो अगर बल की अधिकता के बारे में बात करते हैं, शास्त्र में एक बड़ी बल साम्य बलाधिक्य ऐसे करके एक श्लोक आता है, तो बल इस भाव का बहुत अच्छा है, लेकिन इस भाव के ठीक पीछे चंद्रमा और केतु के बैठने के कारण इस भाव का बल थोड़ा कमजोर होगा, और इस भाव के ठीक पीछे शनि मंगल के बैठने के कारण इस भाव का बल कमजोर होगा। मतलब थोड़ी कमजोरी यहां दसम भाव के बल को मिलेगी, लेकिन नवम भाव के बल की कमजोरी शनि और मंगल के कारण, और इस भाव के अधिपति जो शुक्र हैं वो जन्म कुंडली में मित्र के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, इस वजह से वापस उस भाव को रीगेन करने में सहायता मिलेगी। लेकिन चूंकि किसी भी भाव के ठीक पीछे शनि और मंगल बैठ जाते हैं तो काफी हद तक उसमें डिग्रेडेशन देने की कोशिश करते हैं, फिर व्यक्ति के काम में, रोजगार में, कंसंट्रेशन में, या कई बार व्यक्ति के प्रभावों में कमजोरी भी होते देखी जाती है। आइए अब मैं आपको इनकी कुंडली पे और भी गहराई में आपको उतारता हूं। तो मैंने बात कही कि वर्गोत्तम लग्न के होने के कारण जातक के जीवन में चाहे जिस भी क्षेत्र में जातक काम करे उसको उसमें सफलता निश्चित रूप से मिल जाती है। एक बात जो यहाँ पे अगर मैं भाव फल के आधार पे कह दूं, तृतीय भाव में राहु उच्च का बैठे, चंद्रमा से दृष्ट, इनके 6वें घर में शनि मंगल इस भाव का बल बढ़ाएंगे। किसी भी भाव से 6वें घर में शनि मंगल राहु केतु जैसे ग्रहों का बैठना उस भाव की वृद्धि करने वाला होता है या पराक्रमी बनाने वाला होता है, उस भाव में साहस देने का काम करते हैं। यहाँ तीसरे भाव में राहु वस्तुतः जातक को उच्चतम स्थिति में मेहनत करने वाला बनाएंगे। चंद्रमा की दृष्टि उच्च की पड़ेगी तो इस भाव की सुरक्षा जातक अपने पराक्रम में, अपनी मेहनत में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला होता है। केंद्र के बहुत सारे घर खाली, त्रिकोण खाली, 6वें भाव के बाद 6वें भाव के अधिपति 11वें भाव में बैठ करके अपने भाव को देख रहे हैं, व्यक्ति को नौकरी, और गुरु की भी दृष्टि इसी भाव पे है। तो गुरु और सूर्य की दृष्टि इस भाव पे पड़ने के कारण व्यक्ति के दुश्मन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते या उसकी शत्रुता बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलती। इतना ही नहीं, उसके जीवन में जितनी भी विषम परिस्थितियों का निर्माण होता है वो गुरु और सूर्य की दशा में समाप्त हो जाए, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जितनी भी विषम परिस्थितियों का निर्माण होता रहे, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, आसपास पड़ोस के लोगों को लेकर के हो, दाम्पत्य में लेकर के हो, संतान को लेकर के हो, जितनी भी तरह की समस्या देखने को मिलती है वो सब गुरु और सूर्य की दशा में उनका समापन होना हो जाता है। सप्तम चतुर्थ इन दोनों भावों के स्वामी होकर के बुध देव 11वें भाव में माता से सुख देने वाले बन रहे हैं और पत्नी के आने के बाद भाग्य का लाभ देने वाले बन रहे हैं। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे देवगुरु बृहस्पति, चतुर्थ स्थान पे देवगुरु बृहस्पति और 6वें भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि व्यक्ति को धनवान, सुखी, पैतृक संपत्ति वाला, अच्छी वाणी और बुद्धि वाला और कृतज्ञ बना रहे हैं, और साथ ही साथ परिस्थितियों को समझने वाला, उनके साथ बहुत ही मजबूत संतुलन बनाने वाला भी बना रहे हैं। राहु तृतीय भाव में मेहनती, 6वें भाव में शनि, अष्टम भाव में शनि और मंगल व्यक्ति को लंबी आयु, और उसी शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पे न्याय प्रिय, उस शनि की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पे व्यक्ति के वाणी को कठोर और कई बार संबंध बहुत ज्यादा लंबे न चलने वाले, और इसी शनि की 10वीं दृष्टि शत्रु की पड़ रही है बुध शुक्र चंद्रमा,
और केतु आदि ग्रह का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे पड़ रहा है। इस हिसाब से इस कुंडली में जिस भाव पे सबसे ज्यादा ग्रहों की दृष्टि जा रही है वो जन्म कुंडली का पंचम भाव है। दो ग्रह यहां देख रहे हैं, केतु की दृष्टि है, इस भाव पे शनि की भी दृष्टि जा रही है। इस हिसाब से इस कुंडली का जो एक्टिवेट होने वाला भाव हो या सबसे ज्यादा जहां पे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है वो पंचम भाव है। इसका अर्थ होगा कि कभी उसके विचारों में कृतज्ञता आएगी, कभी न्यायप्रियता आएगी, कभी सहृदयता आएगी, कभी उसमें अनुभव के कुछ गुण देखने को मिल जाएंगे, कभी उसमें प्रेम आएगा, कभी आतुरता आएगी, कभी उसमें साहस आए, कभी स्टेबिलिटी आए, कभी उसमें नकारात्मक भाव आएंगे, कभी क्रिएटिविटी में कमजोरी आ जाएगी, कभी मन बुद्धि चित्त में व्यग्रता आएगी, कभी सफोकेशन होगा, कभी बहुत सारे दिमाग में विचार बनेंगे, विषयों को लेकर के चीजों में कई बार व्यक्ति भटकाव में जाता है ना। तो ये जो स्थिति बनती है ये विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, धर्म, मंत्र, कृतज्ञता, ज्ञान, इन सभी चीजों पे या इस भाव से संबंधित ये जो सारे विचार किए जाते हैं सारे विषयों का ये जन्म कुंडली के पंचम भाव से विचार किया जाता है। तो जब शनि का प्रभाव और केतु का प्रभाव उस भाव पे रहेगा और उस भाव के अधिपति जब केतु के साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मानसिक व्यग्रता, हालांकि उसमें धर्म का प्रवाह बहुत ही तीव्र गति से होने वाला होता है। इसके अतिरिक्त नवम भाव में चंद्रमा और केतु बैठे हैं खाली, उनमें कोई ग्रहण दोष नहीं है। दशम स्थान की स्थिति बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और मजबूत बनी है। चंद्रमा के ठीक पीछे सूर्य के अतिरिक्त अगर कोई ग्रह बैठे तो इसे दुर्धरा योग कहते हैं और ये अवस्था जातक के जीवन को धन लाभ, श्रेष्ठ सुख और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ उसके समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला हो जाता है। एकादशवें भाव में शुक्र और बुध, अब जरा ध्यान से समझे तो इस कुंडली में अगर किसी ग्रह ने सबसे कमजोर अपना भाव पकड़ा है तो वो सूर्य पकड़े हैं। सूर्य को 12वें भाव में नहीं बैठना चाहिए था। जब 12वें भाव में बैठेंगे और उनसे केंद्र में राहु, उनसे केंद्र में केतु और चंद्रमा से सूर्य चौथे बैठे हैं, इस अवस्था में व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्ति को सत्य और असत्य के बीच समझने की जो शक्ति होती है वो राहु, केतु और सूर्य की दशा में भ्रमित होती है। इस कुंडली में जो सबसे अच्छा भाव दृष्टि संबंध का बना है वो गुरु और सूर्य का 6वें भाव पे बना है। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। तो दृष्टि जहां पे अच्छी पड़ी ग्रहों की वो 6वां भाव है और जहां पे सामान्य दृष्टि बन रही है वो पंचम भाव है। दशम स्थान पे शनि की दृष्टि, सूर्य और बुध का द्विद्वादश में जाना ये ठीक नहीं होता। एकादशवें भाव में शुक्र और बुध का बैठना, यहाँ दोनों ही ग्रह बहुत ही ज्यादा संतुलित और श्रेष्ठ परिणाम करते देखे जाएंगे। अब इसके अतिरिक्त मैं आपको और भी चीजें बता दूं तो इस कुंडली में हमें सूर्य की दशा में अपने आप को स्वास्थ्य में ध्यान रखना होगा, ऋण लेने देने से बचना होगा, दुश्मनों से सतर्क रहना होगा, पाचन तंत्र में गड़बड़ी ना हो इसका ध्यान रखना होगा, गलत और बुरे लोगों से मैत्री नहीं करनी होगी। इसके अतिरिक्त कई बार व्यक्ति नशे के चपेट में भी कई बार आ जाता है और खास करके सूर्य, राहु और केतु की दशा में। गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाएगी। द्वितीय भाव पे शनि की दृष्टि व्यक्ति के वाणी को कठोर और कमजोर करेगी, जबकि पंचम भाव पे शनि की दृष्टि व्यक्ति के जीवन में कई बार उसके परिणामों से उसको दूर लेके जाएगी। वर्गोत्तम लग्न की कुंडली में चतुर्थ स्थान में राहु का बैठना ये कई बार घर में कलह का वातावरण देगा, लेकिन जो यहाँ स्थिति बनी है ना, मतलब इस कुंडली के लग्नेश यहाँ नौमांश कुंडली में उच्च के हो गए और चंद्रमा के साथ बैठ रहे हैं। अब इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी बात, क्योंकि लग्न कुंडली के लग्नेश दशम स्थान में, नौमांश कुंडली में उच्च के, तो इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के जो हंस योग बनने की प्रवृत्ति थी वो और भी ज्यादा नवांशा चक्र में जाकर के बलवान होने के कारण जातक के जीवन में एकमात्र जो सबसे ज्यादा मजबूत ग्रह के रूप में उपस्थित हो रहा है वो देवगुरु बृहस्पति ही हो रहे हैं। दशमांशा चक्र में देवगुरु बृहस्पति मित्र की राशि में और यहाँ लग्न का अधिपति द्वितीय भाव में चंद्रमा गुरु से दृष्ट, लग्न में राहु कभी कभी व्यक्ति के करियर को डिमोटिवेट भी करते हैं, लेकिन दशम स्थान के गुरु, बुध और मंगल 12वें भाव में, सूर्य और शनि एकादशवें भाव में बैठ करके व्यक्ति के साहस, व्यक्ति के उत्साह और व्यक्ति के चिंतन को मजबूती देने वाले बनेंगे। इतना ही नहीं, इस कुंडली में जो सबसे अच्छी बात जो बन रही है
यहाँ जरा देखिएगा तो चंद्रमा यहाँ वृश्चिक राशि के बैठे हैं नीच के, और यहाँ वो अपनी राशि को पकड़ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा की दशा भी व्यक्ति के जीवन में संतान, दाम्पत्य, भाग्य, उच्च शिक्षा, अच्छा पद और श्रेष्ठ मैत्री देने वाले बनेंगे। सूर्य यहाँ कुंभ राशि में बैठ रहे हैं, यहाँ मकर राशि में बैठ रहे हैं। मैंने पूर्व में ही बात कही थी कि इस कुंडली में जो सबसे कमजोर भाव के रूप में ग्रह बैठा हुआ है वो सूर्य बैठे हुए हैं। अष्टम स्थान में शनि भी खराब नहीं होते, अष्टम स्थान में मंगल पर परेशान करेंगे। इसका अर्थ होगा कि मंगल की दशा में हमें अपनी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, मंगल की दशा में अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी चाहिए, मंगल की दशा में पत्नी, बच्चे, दाम्पत्य, घर परिवार, आसपास पड़ोस, ससुराल और जो इष्ट मित्र होते हैं, घर परिवार, वास्तु, इन सभी लोगों की चिंता बढ़ा देते हैं या कई बार मंगल की दशा में व्यक्ति को कष्ट होता है। मीन लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक जो अच्छे ग्रह के रूप में बन रहे हैं इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति, दूसरे नंबर पे इस कुंडली के लिए बुध, तीसरे नंबर पे शुक्र बनेंगे, चौथे नंबर पे चंद्रमा बनेंगे, पांचवें नंबर पे शनि बनेंगे, छठवें नंबर पे सूर्य और सातवें नंबर पे क्रमशः मंगल बन रहे हैं। राहु और केतु का तो भाव ही यहाँ पे नहीं है, ये बहुत अच्छे बैठे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं बनी। तो गुरु बढ़िया बैठ गए। चंद्रमा की बात मैं कर रहा था, यहाँ 8 नंबर में और यहाँ स्थिति अच्छी। सूर्य यहाँ कुंभ राशि में, यहाँ बैठे हैं 10 नंबर में। इस वजह से सूर्य की दशा में कई बार मति भ्रम, डिग्रेडेशन, कमजोरी, मानसिक अव्यवस्था और पेट से संबंधित परेशानी, नेत्र से संबंधित परेशानी, चीर फाड़ होना, ऑपरेशन होना, पेट में परेशानी होने के कारण पेट में ऑपरेशन होना, या कई बार ब्लैडर में स्टोन हो जाए या पथरी हो जाए, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, है ना, वो चीजें देखने को मिलती हैं। शुक्र और बुध मकर राशि में, जबकि यहाँ पे शुक्र बैठे हैं मेष राशि में। इसका अर्थ होगा कि शुक्र की दशा जातक के जीवन को सांसारिक सुख देने वाली बनेगी। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, चल अचल संपत्ति का निर्माण शुक्र की दशा में हो सकता है। बुध यहाँ मकर राशि में बैठे हैं, जबकि यहाँ बुध कन्या राशि में अपनी राशि को पकड़ रहे हैं। तो बुध की दशा में व्यक्ति को संतान, सुख, दाम्पत्य, प्रेम, अभिलाषाओं की पूर्ति, इतना ही नहीं, व्यक्ति के जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, कुल और गोत्र का नाम रोशन करने वाली प्रवृत्ति व्यक्ति की बनती है। बैंकिंग, फिनांस, सॉफ्टवेयर और कई बार व्यक्ति बहुत सारे क्षेत्रों से धन अर्जन करने वाला होता है, और कई बार तो यहाँ पे जातक शेयर बाजार से भी बहुत अच्छा धन कमा लेता है। गुरु के बारे में बात की, चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में, बुध और शुक्र के बारे में। शनि और मंगल, यहाँ शनि उच्च के बैठे हैं लेकिन यहाँ नीच के हो जा रहे हैं। इस वजह से शनि की दशा काफी हद तक जातक के जीवन में परेशान करने वाली। अब इस कुंडली में मारक ग्रह कौन बनेगा, तो मीन लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक होंगे, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके से बुध मारक नहीं होंगे, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं, एकादशवें में मित्र की राशि में, और शुक्र के साथ शनि का जो परिवर्तन हुआ है, ऐसी अवस्था में इस कुंडली के लिए शुक्र देव भी पापी ग्रह के रूप में बनेंगे, क्योंकि तीसरा और 8वां भाव ये पापी भाव होगा, या अष्टम भाव है, ये नेष्ट भाव है। इस वजह से शुक्र की दशा में, और शनि अष्टम भाव में बैठे हैं 12वें भाव के साथ साथ एकादशवें भाव के स्वामी होकर के, तो 12वें भाव के स्वामी हुए, अष्टम में बैठ गए। इस वजह से इस कुंडली के लिए प्रधान मारक ग्रह के रूप में जो ग्रह बनेगा वो शनि बनेंगे, दूसरे पापी ग्रह के रूप में शुक्र देव बनेंगे, और तीसरे नंबर पे इस कुंडली के लिए अगर जो कोई कमजोर ग्रह बनेगा तो सूर्य बनेंगे, मारक भावों को लेकर के अगर देखें तो, या अपने जीवन काल में, अपनी दशा काल में कष्ट देने वाले ग्रह, तो प्रधानतया शनि बनेंगे जो लंबी आयु देंगे लेकिन रोग देंगे। मंगल उसमें मारने का काम करेंगे, और जन्म कुंडली में शुक्रदेव धन और संपदा की हानि करने वाले बनेंगे। रखा हुआ पैसा व्यक्ति का नष्ट होता है, गलत लोगों को पैसा देके पैसा अटक जाने का खतरा बढ़ जाता है, गलत निर्णय लेना, जल्दबाजी में निर्णय लेना, ये सब शनि और शुक्र की दशा में देखने को मिल जाता है। उसी मंगल की चौथी दृष्टि शुक्र और बुध पे, जहां बुध की दशा में व्यक्ति को क्रिएटिविटी का सुख मिल जाता है, लेकिन उसी शुक्र की दशा में व्यक्ति के फैशन पे व्यक्ति के व्यय होते देखे जाते हैं। तो प्रधान मारक ग्रह के रूप में कौन बताया मैंने, शुक्र को बताया दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे बताया शनि को, तीसरे नंबर पे सूर्य कभी कभी परेशान करेंगे, और चौथे नंबर पे मंगल भी इस कुंडली को परेशान करेंगे। क्लियर है, मैंने इतना आपको समराइज करके अब बताया है। अब दशमांशा चक्र का विश्लेषण करो। अब आपका ध्यान मैं इनकी कुंडली के दशमांशा पे लेके आता हूं, जहां यहां जो स्थिति बनी है चतुर्थ और 6वें स्थान की, ये दोनों ग्रह अपने में द्विद्वादश के संबंध में जा रहे हैं, जो कई बार कारोबार में
कठोरता या कठिनाई देने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे लग्न के अधिपति का द्वितीय भाव में जाना और गुरु से दृष्ट होना, ये एक अच्छी बात होगी। चतुर्थ स्थान के अधिपति का छठवें भाव में जाना और गुरु से दृष्ट होना, ये बहुत अच्छी बात होगी कारोबार से सुख और उसके मामले में, कारोबार के लाभ के प्राप्त करने के मामले में। इसके अतिरिक्त अगर और भी चीजें जो मैं आपको समझा दूं, तो एकादशवें भाव में जो सूर्य बैठे हैं वो धन भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं और पंचम भाव पे उनकी दृष्टि है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी एकादशवें भाव में बैठे हैं अपने मित्र की राशि में। और काफी हद तक सूर्य और शनि का जो यहाँ पे प्रभाव होगा वो जातक के जीवन में लाभकारी निर्णय देने वाला होगा। मतलब व्यक्ति के साहस, बल, पराक्रम, धैर्य और चीजों को समझने की जो शक्ति है, प्राप्त करने की जो लालसा है, जो उत्कंठा है, महत्वाकांक्षा है, यहाँ पे एकादशवें भाव में सूर्य और शनि के बैठने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। और इतना ही नहीं, उसका जो पुरुषार्थ है वो काफी सजग है और सावधान है, क्योंकि तीसरे भाव से पुरुषार्थ का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी पंचम भाव के स्वामी के साथ 12वें बैठे हैं अपनी राशि में। इस वजह से यहाँ पे बुध और मंगल के काफी संतुलित और श्रेष्ठ परिणाम भी देखने को मिलेंगे। सूर्य की दशा में व्यक्ति के जीवन में धन के संकट या धन से संबंधित परेशानी भी देखने को मिलेगी। वहां पे शनि के साथ बैठने के कारण उनका घर्षण बढ़ जाएगा। लेकिन शनि की दशा में वापस ये ग्रह अपने आप को मजबूती दे देगा, क्योंकि सूर्य और शनि जब एक साथ बैठेंगे तो वहां शनि का बल बढ़ेगा, सूर्य का बल कम होगा। पिता और पुत्र में से जब पिता और पुत्र दोनों एक साथ बैठेंगे तो पुत्र का बल स्वतः बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था में कि सूर्य और शनि जब एक साथ बैठेंगे तो शनि का बल बढ़ जाएगा और शनि अपनी दशा काल में श्रेष्ठ परिणाम देने वाले ग्रह के रूप में बनेंगे। वहां पे सूर्य जातक के जीवन को थोड़ी बहुत परेशानी देने वाले बनेंगे। लग्न में राहु कर्क राशि के और लग्नेश गुरु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपनी दिनचर्या को संतुलित करते हुए जीवन के समग्र श्रेष्ठ लाभों को प्राप्त करने वाला हो जाता है। इतनी सारी चीजें हैं। अब मैं आपको यहाँ पे और भी चीज बता दूं। दशम स्थान के अधिपति जब एकादशवें भाव में बैठे हों या 12वें भाव में बैठे हों तो कई बार व्यक्ति विदेशी कंपनी से भी जोड़ करके या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से भी धन कमाता है। पंचम भाव के अधिपति जब द्वितीय भाव के अधिपति के साथ या तृतीय भाव के अधिपति के साथ जब 12वें जाएंगे तो व्यक्ति को उसका बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा जो यश है वो उसके जन्म स्थान से दूर जाने पर ही मिलता है। इसके अतिरिक्त नवांश कुंडली में जो सप्तम भाव में बुध बैठे हैं ये व्यक्ति के कारोबार को दर्शा रहे हैं कि व्यक्ति का व्यापार पक्ष बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी जो सप्तम स्थान के अधिपति हैं ये अपने भाव से पंचम भाव में बैठे हैं। यहाँ पे भी इस भाव का स्वामी पंचम भाव में, यहाँ पे इस भाव का स्वामी इसी भाव में। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन का कारोबार वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़िया है, व्यापार का क्षेत्र बहुत ज्यादा संतुलित दिखाई दे रहा है। ये कुंडली धन के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, पैतृक संपत्ति के मामले में, लंबी आयु के मामले में बहुत अच्छी जाएगी। अब मैं आपको और बता दूं तो सूर्य और चंद्रमा के बल के आधार पर आपकी कुंडली में चंद्रमा का बल ज्यादा मजबूत है और दृष्काण चक्र में जो ग्रह बैठेंगे वो आपकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठ रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति की आत्मा जो पूर्व में आई है वो पितरलोक से आई है ना, पितरलोक नहीं, मृत्यु लोक से आई है। अब जाएगी कहाँ, तो इसका जब विचार करते हैं तो आपकी कुंडली में उच्च के शनि हैं और जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। इस अवस्था में व्यक्ति की आत्मा, शनि जन्म कुंडली में नरक लोक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वजह से हमें यहाँ पे अपना कर्तव्य पथ बहुत ही मजबूत रखना होगा, लोक के साथ परलोक भी बनाना होगा, है ना। तो कहने का अर्थ है कि मृत्यु लोक से आए हैं और वापस शनि देव और बुध देव नरक लोक के स्वामी बनाते हैं। तो उच्च के बैठे हैं तो व्यक्ति को मोक्ष की गति भी दे रहे हैं और एक सिद्धांत आपको नरक की तरफ ही लेके जा रहा है। ऐसे अवस्था में हालांकि इस बात की किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये प्रामाणिक सिद्धांत प्रामाणिक आचार्य वराह मिहिर के द्वारा दिया गया है कि जब जन्म कुंडली के 6वें, 7वें और अष्टम भाव में जो ग्रह बलवान होकर बैठा हो और वो जिस लोक का आधिपत्य स्वीकार करता हो, तो शनि और बुध नरक लोक के अधिपति होते हैं।
शुक्र और चंद्रमा पितरलोक के अधिपति होते हैं। सूर्य और मंगल मृत्यु लोक के अधिपति होते हैं और देवगुरु बृहस्पति देवलोक के अधिपति होते हैं। इस अवस्था में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि शनि यहाँ उच्च के हो रहे हैं, तो हमें इतना बढ़िया काम करना है, दान पुण्य पूजा पाठ मंत्र जप मंदिर दर्शन समुद्र का दर्शन ये सब होता रहे, जितना ज्यादा हो सके यज्ञ होता रहे, घी की आहुति प्रत्येक रविवार को ओम आदित्याय नमः के मंत्र से प्रत्येक दिन सूर्य के सामने बैठ करके उनको आहुति देनी चाहिए। गुरु से दीक्षित होकर के गुरु मंत्र का जप निरंतर करना चाहिए। अगर बन पड़े तो अपने जीवन में किसी न किसी श्रेष्ठ और योग्य व्यक्ति को अपना गुरु अवश्य बनाना चाहिए। लग्न का मान 26 अंश का बैठा है, इस वजह से मैं इसे कमजोर नहीं कहूंगा, ये ठीक है। हालांकि अगर बात कर दें तो मीन लग्न में थोड़े से ही अंशों के कारण, लेकिन 27 28 29 30 अगर इतना अंश और आगे, मतलब अगर थोड़ा और अंश आगे बढ़ जाता, 26 अंश 53 कला का लग्न बना है तो ये गंडांत में चला जाता है। ऐसी अवस्था में फिर ये कुंडली गंडांत में जाने के कारण परस्पर परेशान करने वाली कुंडली बन सकती थी, लेकिन थोड़ी सी बच गई है। राशि वृश्चिक राशि की है, इस वजह से आपकी कुंडली में मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं। अपने घर की सुरक्षा, बेटी बहनों की सुरक्षा और पत्नी की सुरक्षा, घर की ये चार दीवारी की सुरक्षा और जितना भी हो सके अपने कुल देवता की पूजा के साथ साथ अपने वास्तु देवता की आराधना भी निश्चित रूप से जातक को करनी चाहिए। 12वें भाव में सूर्य नेत्र से संबंधित समस्या, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या देते हैं। अष्टम भाव में उच्च के शनि व्यक्ति को लंबी आयु देते हैं। अष्टम भाव में मंगल यहाँ कई बार व्यक्ति के कंसंट्रेशन को कमजोर करने का कारण बन जाते हैं। दशाओं के क्रम में अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में मंगल और चंद्रमा, हमें इनको बल देने के लिए सूर्य को अर्घ, नियमित दिनचर्या का पालन, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, लाज व्रत धारण करें, अमावस्या के दिन ब्राह्मण को निश्चित रूप से दान करें और साथ ही साथ राहु और केतु इस कुंडली में कमजोर नहीं है, इस वजह से राहु केतु की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी। शनि और शुक्र आपकी कुंडली में कमजोर होकर बैठे हैं, इस वजह से इत्र, अपने घर को इत्र से सुगंधित रखें, वस्त्र साफ पहने, नाखून ना बढ़ाएं, बाल बिल्कुल छोटे और सजा करके रखें। इसके अतिरिक्त बाल दाढ़ी बहुत लंबे लंबे ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। जितना ज्यादा हो सके अपने घर परिवार में लोगों के साथ संतुलित वार्तालाप करें। ये कुंडली मीन लग्न की है और ये दार्शनिक कुंडली कही जाती है। इस आधार पर अगर मैं बात बता दूं तो अभी की जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर 2027 से आपकी और भी दशा काफी हद तक अच्छी होगी। पर मैंने दशा क्रम में बात कही है कि शुक्र, शनि, सूर्य और मंगल ये कभी कभी आपको डिफरेंशिएशन में ले जाने वाले ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे। नक्षत्रों के बल के आधार पर सूर्य शतभिखा नक्षत्र में कभी कभी आपको भ्रमित कर रहे हैं, चंद्रमा विशाखा में आपको रोगी बना रहे हैं, मंगल जन्म कुंडली में विशाखा में आपके प्रभावों में कई बार कमजोरी और उद्विग्नता लेके आ रहे हैं, गुरु बुध जन्म कुंडली में धनिष्ठा में आपको क्रिएटिव बना रहे हैं, धनिष्ठा में बैठे हैं और मंगल से दृष्ट हैं, इस वजह से बुध का बल बढ़ जाएगा। गुरु जन्म कुंडली में मूल नक्षत्र के और केतु ज्येष्ठा के, इस आधार पर कम से कम व्यक्ति के जीवन में कभी कभी धार्मिकता बड़ी बढ़ जाती है और व्यक्ति धर्म कर्म करने वाला होता है। शुक्रदेव आपकी कुंडली में आपको इमोशनल और आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले ग्रह के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में आपको लाभान्वित करने वाले और अच्छी आयु के साथ साथ तीव्र और गतिमान बना रहे हैं। राहु आपकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा से दृष्ट है, इस वजह से आपकी कुंडली में राहु और केतु का प्रभाव कमजोर नहीं होगा। शुभ अंक के आधार पर इस कुंडली के लिए 3 बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए दिशा अगर देखें तो पश्चिम बहुत अच्छा है। मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। पूर्वी मकान जिसका फ्रंट पूरब की तरफ हो उस मकान में रहना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। मैत्री कर्क और वृश्चिक वालों के साथ साथ मकर वालों के साथ करें। शत्रुता कभी ना करें वृष, कन्या और कुंभ वालों के साथ। मंगल की दिशा में अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या के साथ साथ अपनी यात्रा में विशेष ख्याल रखें। इसके साथ साथ आपकी कुंडली यहीं समाप्त होती है। दिन इस कुंडली के लिए गुरुवार और शुक्रवार के साथ साथ बुधवार का बहुत अच्छा रहेगा। शिव जी के मंदिर का दर्शन इस कुंडली के लिए बड़ा लाभकारी है। पूर्णिमा का व्रत भी आपकी कुंडली में अगर बन पड़े तो कर सकते हैं। वैसे चतुर्थी का व्रत इस कुंडली के लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।